हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस क्लास 7 में। आज भी हम 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ गए हैं। तो आज के क्लास में हम पॉलिटी रिलेटेड एमसीक्यू से डील करेंगे। तो ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो आपका पहला सवाल है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइज अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 एंड नन ऑफ द अबव। तो इनमें से सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज का प्रावधान है। आर्टिकल 30 देखिए, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज to establish and administer educational institutions। आर्टिकल 32 है रेमेडीज फॉर enforcement of fundamental rights। तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आप याद रखेंगे। वैसे भी फंडामेंटल राइट्स के सभी आर्टिकल्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंक्लूडेड इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 7th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, 8th शेड्यूल। तो इनमें से कौन से शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूडेड है? तो इसका सही जवाब है 10th शेड्यूल। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स है। तो 12 शेड्यूल को याद करने के लिए एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए, टीयर्स, फर्स्ट शेड्यूल है टी फॉर टेरिटरी, सेकेंड शेड्यूल है ई फॉर एमोल्यूमेंट्स और सैलरी, थर्ड शेड्यूल है ए फॉर एफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरिया। तो टीयर्स से ये याद रखेंगे आप। ऑफ से देखिए, ओ फॉर अदर शेड्यूल एरियाज, एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, डी फॉर डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ याद रख लेंगे आप। और पीएम, लास्ट में है पीएम, पी फॉर पंचायत और एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप याद रख सकते हैं कौन से शेड्यूल में क्या इंक्लूडेड है। अब आपका सवाल है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 51st अमेंडमेंट एक्ट, 23rd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका सही जवाब क्या है? कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका सही जवाब है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके थ्रू एक नया पार्ट ऐड हुआ, वो है पार्ट 4A। तो पार्ट 4A डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज और इस पार्ट में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। तो पार्ट 4A, इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। अब देखिए, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड हुआ था 2002 में बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपको याद रखना है, 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुआ 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो अब टोटल कितना है? 10 + 1, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है एट प्रेजेंट। ठीक है। और ओरिजिनली कितना था? जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था उस टाइम पे एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनली नहीं था, बाद में इंक्लूड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। और एक बात याद रखेंगे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, which of the following writs is issued to prevent a person from performing an act in public office to which he or she is not entitled? Certiorari, quaranto, habeas corpus, prohibition।
तो देखिए इनमें से कौन सा रिट इशू किया जाता है टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्ट इन पब्लिक ऑफिस टू विच ही और सी इज नॉट एंटाइटल्ड। मतलब जो उसका काम है ही नहीं वो काम करने के लिए कोई व्यक्ति को रोका जा सकता है। कौन से रिट इशू करके? को वारंटो। तो देखिए टोटल 5 रिट्स है और 5 टाइप्स ऑफ रिट्स क्या क्या है? हेवियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्ट्यूररी, प्रोहिबिशन, क्वारेंटो। हेवियस कॉर्पस का मतलब है यू मे हैव द बॉडी। इसको इशू करने का पर्पस क्या है? टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। अगर किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन किया जा रहा है तो उसको रिलीज करने के लिए हेवियस कॉर्पस रिट जो है ये इशू किया जाता है। अब है मैंडमस। मैंडमस का मतलब है वी कमांड। और ये क्यों इशू किया जाता है? टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। इसके बाद है सर्ट्यूररी। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। इसका पर्पस है टू स्क्वाश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। इसके बाद है प्रोहिबिशन। इसका पर्पस है टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई। तो प्रोहिबिशन रिट इशू किया जाता है किसी इंफीरियर कोर्ट को प्रोहिबिट करने के लिए किसी प्रोसीडिंग्स को। अगर किसी इंफीरियर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर कोई पर्टिकुलर केस नहीं आता है फिर भी वो उसका प्रोसीडिंग चला रहा है तो उसके प्रोसीडिंग को प्रोहिबिट करने के लिए प्रोहिबिशन रिट इशू किया जाता है। अब है क्वारेंटो। इसका मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी। जो हमारा यहाँ का आंसर था क्वारेंटो। इसका मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी। टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। कोई भी व्यक्ति अगर कोई पब्लिक ऑफिस में अगर किसी व्यक्ति के अंडर कोई काम नहीं आता फिर भी वो काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए क्वारेंटो इशू किया जाता है। सपोज करिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। सोचिए कि टीटी का जो काम है वो काम टीटी करते हैं। टीटी के सिवा कोई और जाकर किसी भी पैसेंजर को अगर कह दे कि अपना टिकट दिखाओ तो वो पैसेंजर उस पर्सन के खिलाफ क्वारेंटो रिट इशू कर सकते हैं क्योंकि जो काम जिसका है वो काम वही करेगा। कोई और पर्सन जिसके दायरे में वो काम नहीं है फिर भी वो अगर वो काम करे तो उसके खिलाफ क्वारेंटो रिट इशू हो सकता है। ठीक है। अब आपका सवाल है द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1949, 1947, 1951, 1952। तो इनमें से सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 1952। अब देखिए जनरल इलेक्शंस इन इंडिया वेर हेल्ड बिटवीन 25 अक्टूबर 1951 एंड 21 फरवरी 1952। तो 1951 के 25 अक्टूबर से लेकर 1952 के 21 फरवरी तक चला है जनरल इलेक्शन। इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन जो है। सो दे वर द फर्स्ट इलेक्शंस to the Lok Sabha after independence in August 1947. The total Lok Sabha seats were 489. तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। The first High Court of India was established in कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पंजाब। तो इंडिया का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। तो कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो इंडिया का पहला हाई कोर्ट है। देखिए The Charter of High Court of Calcutta was ordered in May 1862 and that of Madras, Bombay were ordered in June 1862, thereby making the Calcutta High Court the first High Court of the country. Presently 25 High Courts है इंडिया में। अब आपका सवाल है Which of the following states has a legislative council? तो इनमें से कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद है? तो हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। देखिए एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल 6 स्टेट्स में विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। बिहार,
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ। एक ट्रायंगल बनाइए और देखिए ऊपर की तरफ 2 स्टेट्स है, यूपी, बिहार। अब देखिए साउथ में, ईस्ट साइड में 2 स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश और उसके साथ तेलंगाना। और साउथ इंडिया के वेस्ट में 2 स्टेट्स है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, तो ऐसे आप 2-2 करके याद रख लेंगे, टोटल 6 स्टेट्स। अब आपका सवाल है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम व्हिच कंट्री वेयर द कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एडॉप्टेड? जापान, फ्रांस, यूएसएसआर मतलब रशिया, आयरलैंड। तो इनमें से कौन से कंट्री से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट एडॉप्ट किया है इंडिया ने? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फ्रांस। तो फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट एडॉप्ट किया है। तो ऐसे ही जापान से क्या एडॉप्ट किया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज एडॉप्ट किया है और आयरलैंड से डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एडॉप्ट किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्सेस है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो फुल लिस्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर क्लास चाहिए तो बताइएगा, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अब आपका सवाल है, नीति इन नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। तो नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? इनमें से सही जवाब क्या है बताइए? तो इसका सही जवाब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए नेशनल तो हर जगह लिखा था, अब इंडेक्स नहीं है। इंस्टीट्यूशन में याद रखेंगे, इंस्टीट्यूशन सही है। उसके बाद टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग। अब बस इंस्टीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मिंग ये 2 वर्ड याद रखेंगे, बाकी नेशनल और इंडिया तो याद रह जाएगी। बस इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूट नहीं है, और टी का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, अब देखिए नीति आयोग के बारे में कुछ बातें। नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान नहीं है। इट इज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। अब देखिए, इट इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। तो गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है नीति आयोग। अब देखिए नीति आयोग कब फॉर्म हुआ? 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन है डॉक्टर सुमन बेरी। सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इनमें से कौन स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर है? तो इसका सही जवाब है एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के लिए लीगल एडवाइजर है, वैसे ही अटॉर्नी जनरल जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लीगल एडवाइजर है, ये आपको याद रखना है। और सॉलिसिटर जनरल जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल ऑफिसर है, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ये, सेकेंड हाईएस्ट। और फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल। तो इंडिया के फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल है। और सेकेंड हाईएस्ट कौन है? सॉलिसिटर जनरल। और स्टेट का अगर पूछा जाए तो एडवोकेट जनरल सही आंसर है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल है 76, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का आर्टिकल है 165, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल है 148। सॉलिसिटर जनरल के लिए कोई आर्टिकल नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है, ये आपको याद रखना है। अब आपका सवाल है, which article of the Indian Constitution empowers joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha under certain circumstances?
तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 108, 156, 175। इनमें से सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 108, 108। तो 108 में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। अब ऐसे याद रख सकते हैं, 10 के बाद 8 कैसे याद रखेंगे? 2 हाउसेस है ना, 2 हाउसेस, तो 2 हाउसेस को ऐसे याद रखिए, 2 हाउसेस, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, 2 हाउसेस ऐसे याद रख सकते हैं। कुछ रिलेटेड चीजें देख लीजिए। दिस जॉइंट सिटिंग इज समन्ड बाय प्रेसिडेंट इन विच स्पीकर प्रिसाइड ओवर द सेशन। तो जॉइंट सिटिंग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर और जॉइंट सिटिंग को समन करते हैं प्रेसिडेंट। एंड इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर टेक्स चार्ज। If deputy speaker is also not available, then deputy chairman of Rajya Sabha takes over this. This situation of joint session arises if both of the houses of the parliament are unsuccessful in passing any bill and a situation of deadlock occurs. तो जब डेडलॉक का सिचुएशन आता है या फिर कोई भी बिल पास करने में दोनों हाउसेस अनसक्सेसफुल रहता है, तभी जॉइंट सिटिंग का सिचुएशन अराइज होता है। ठीक है, और जॉइंट सिटिंग को कौन समन करते हैं? प्रेसिडेंट। प्रिसाइड कौन करते हैं? स्पीकर। अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करते हैं प्रिसाइड। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? अब इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। अब आपका सवाल है, हु कैन रिमूव द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट पीएससीज जो है उनके मेंबर्स को कौन रिमूव कर सकते हैं? स्टेट देखकर हमें लग रहा होगा गवर्नर होगा, लेकिन नहीं, सही जवाब होगा प्रेसिडेंट। इसका सही जवाब प्रेसिडेंट है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके बीच थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। इंडिया में एक ही यूपीएससी है और इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग पीसीएस है, स्टेट पीसीएस है। ठीक है, तो यूपीएससी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 315 और स्टेट पीसीएसएस भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है अंडर आर्टिकल 315। तो ये सिमिलरिटी है। अब देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक चेयरमैन है और अदर मेंबर्स है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक चेयरमैन है, अदर मेंबर्स है। ये भी सिमिलरिटी है। यहाँ पर देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये डिफरेंस है। मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो जिस स्टेट का पीएससी है उसी स्टेट के गवर्नर मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। अब ये भी एक डिफरेंस है, तो याद रखेंगे। देखिए, जो मेंबर्स का ऑफिस ऑफ टर्म होता है, यूपीएससी के लिए टर्म है 6 ईयर्स और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, और स्टेट पीसीएस के लिए क्या है? टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो दोनों ही टर्म 6 ईयर्स का है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ लिखा है, और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, और यहाँ पर है 62 ईयर्स। तो अगर कोई यूपीएससी का मेंबर है, उनको सिर्फ 5 ही साल हुआ है मेंबर बने हुए, लेकिन उनका एज हो गया है 65, तो उनका टर्म वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सेम अगर वो स्टेट पीसीएस का मेंबर है और उनका सिर्फ 4 साल या 5 साल ही हुआ है मेंबरशिप, लेकिन उनका एज अगर 62 हो गया है, तो उनका टर्म वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रख लेंगे। तो ये सभी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज 0 आवर? तो 0 आवर क्या है? देखिए, टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट व्हेन मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड टू द लोकसभा, इंटरवल बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस, व्हेन प्रपोजल्स ऑफ अपोजिशन आर कंसिडर्ड। तो इनमें से सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट। तो 0 आवर क्या है? क्वेश्चन आवर के बाद का जो टाइम है वो है 0 आवर। देखिए,
Time of 0 hour in parliament is 12 noon to 1 pm. 0 hour is an idea derived from Indian parliament itself. तो कहीं और से अडॉप्ट नहीं किया गया इस आइडिया को, ये इंडिया का खुद का आइडिया है. 0 hour is not mentioned in the rules of procedure. It is the time when members of parliament मतलब MPs arised issues of urgent public importance. तो 0 hour के टाइम पे ही जो MPs है वो कोई भी अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशू को एराइज करते हैं. ठीक है, तो 0 hour इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे. अब आपका सवाल है द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय. तो हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ गवर्नर ऑफ द स्टेट ओनली. द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट. तो इनमें से सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. तो ये चीज़ आप याद रखेंगे. और देखिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए टर्म है until they attain the age of 62 years. हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कर सकते हैं. और रिमूवल के लिए 2 ही ग्राउंड्स है, प्रूवन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी. देखिए, जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जैसे रिमूव किया जाता है जिस मैनर से और जिस ग्राउंड पे, हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल भी सेम मैनर और सेम ग्राउंड में होता है. ठीक है, याद रखेंगे. अब आपका सवाल है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट के ओथ को कौन एडमिनिस्टर करते हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर करेंगे. ठीक है, देखिए, प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्टर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. गवर्नर ऑफ स्टेट का ओथ एडमिनिस्टर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. किसी भी स्टेट के गवर्नर को कौन ओथ दिलवाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. ठीक है, याद रखेंगे. साथ ही देख लीजिए, प्रेसिडेंट किस किस के ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं. देख लीजिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इन सब के ओथ एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. गवर्नर का देख लीजिए, गवर्नर कौन कौन से ऑफिस के लिए ओथ एडमिनिस्टर करते हैं. देखिए, गवर्नर ऑफ स्टेट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, मिनिस्टर इन स्टेट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. तो गवर्नर ओथ करवाते हैं एमएलएस और स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं. ठीक है, ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे. तो अब आपका सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, पंजाबी. इनमें से कौन सा लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? तो इसका सही जवाब है पंजाबी. देखिए, एट प्रेजेंट इंडिया में 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस है. पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया. उसके बाद 2024 में रिसेंटली 5 ऐड हुए हैं, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज. तो ये 11 जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है, अब याद रखेंगे कौन कौन से हैं. और एक बात बताइए, इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितने हैं? 22. वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस और ये है क्लासिकल लैंग्वेज. इनमें कंफ्यूज नहीं होना. क्लासिकल लैंग्वेज 22 का आधा है, कितना? 11. अब आपका सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जीवी मवलंकर, एम.ए. अयंगर, सरदार हुकम सिंह, एन संजीवा रेड्डी. तो इनमें से कौन लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे? तो इसका सही जवाब है जीवी मवलंकर. तो जीवी मवलंकर लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे. अब देख लीजिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राधाकृष्णन, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर
सुकुमार सेन, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हरिलाल जे कानिया। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड सेक्युलर अपीयर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? 1, 2, 3, 4। ये जो वर्ड है सेक्युलर, ये कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है? तो इसका सही जवाब है 2 टाइम्स। देखिए, द वर्ड सेक्युलर अपीयर्स ट्वाइस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट प्रियम्बल एंड देन आर्टिकल 25A। ये भी आप याद रखेंगे, प्रियम्बल में एक बार यूज हुआ है और आर्टिकल 25A में एक बार यूज हुआ है, ठीक है। अब आपका सवाल है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स वेर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो इनमें से कौन से स्टेट में ईवीएम मशीन पहली बार यूज हुआ था? तो इसका सही जवाब है केरला। तो केरला में फर्स्ट टाइम ईवीएम्स यूज हुआ था। अब आपका सवाल है, द स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेड द कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशंस, पंचायती राज रिफॉर्म्स, inclusion of fundamental duties in the Indian Constitution, interlinking of Himalayan and peninsular rivers। तो इनमें से स्वरण सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? सही जवाब है इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का रिकमेंडेशन किया है स्वरण सिंह कमेटी ने। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। वैसे ही पंचायती राज से रिलेटेड कुछ कमिटीज के नाम देख लीजिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, GVK राव कमेटी, गडगिल कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। ये नाम याद रखेंगे, ये सभी के सभी कमिटीज पंचायती राज से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इन द एंटायर कंट्री और इन एनी पार्ट ऑफ इट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, बोथ A एंड B। इसका सही जवाब क्या है? कौन से ग्राउंड पे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं? इसका सही जवाब है बोथ A एंड B, मतलब इंटरनल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। देखिए, तीन तरह के इमरजेंसीज है, नेशनल, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। और ग्राउंड्स कौन से है? देखिए, नेशनल इमरजेंसी के लिए ग्राउंड है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के लिए ग्राउंड है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है ग्राउंड। अब आपका सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट या प्रोविजन अमेंड नहीं हो सकता? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो अमेंड हो चुका है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी अमेंड हुआ है। फंडामेंटल राइट्स, ये भी अमेंड हुआ है ऑलरेडी। और एक फंडामेंटल राइट रिमूव भी किया गया है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये अमेंड नहीं किया जा सकता। तो देखिए, क्यों अमेंड नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द लैंडमार्क जजमेंट इन केशवानाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। Parliament could amend any part of the constitution so long as it did not alter or amend basic structure or essential features of the constitution। तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं जब तक कि वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को या कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल फीचर को चेंज ना कर दे या अमेंड ना कर दे। तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, इसके सिवा किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है। मेन चीज़ ये है। अब देखिए, द कोर्ट डिड नॉट डिफाइन द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन टाइम टू टाइम अलग अलग केस के थ्रू अलग अलग बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड हुआ है। उनमें से एक है जुडिशियल रिव्यू, इसीलिए ये कभी अमेंड नहीं हो सकता। अब आपका सवाल है, द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर व्हाट पीरियड? 5 years, 4 years, 6 years, 2 years। तो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? सही जवाब है 5 साल।
विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर हैं वो कितने साल के लिए मेंबर बनते हैं? तो देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये परमानेंट बॉडी है, मतलब इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर ऑन द expiration of every second year, so a member continues as such for 6 years. मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स है उनका टर्म है 6 years और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर है उनका टर्म है 5 years. ठीक है, तो 5 years और 6 years याद रखेंगे. सेम लोकसभा के मेंबर्स भी 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो 6 year के टर्म्स के लिए इलेक्ट होते हैं. अब आपका सवाल है, रेलवेज इज अ सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट, स्टेट लिस्ट. तो रेलवेज जो है इनमें से कौन से लिस्ट का सब्जेक्ट है? सही जवाब है यूनियन लिस्ट. देखिए, यूनियन लिस्ट में एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली 97 थे. स्टेट लिस्ट में अभी 61 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली 66 थे. कंकरेंट लिस्ट में एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली 47 थे. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. यूनियन लिस्ट के अंडर है डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस. स्टेट लिस्ट के अंदर है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन. कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स देखिए, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन. अब देखिए, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर लॉ बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स. कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बनाते हैं. अब आपका सवाल देखिए, ये आज के लिए आखिरी सवाल है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट गेव अ रूलिंग दैट द प्रीएम्बल वाज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? गोलकनाथ केस, बेरुवारी केस, सज्जन सिंह केस, केशवानंद भारती केस. तो इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि प्रीएम्बल वाज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही जवाब है केशवानंद भारती केस. तो देखिए, 1960 के बेरुवारी केस का जो रूलिंग है उसमें क्या कहा गया? प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 1973 के केशवानंद भारती केस के रूलिंग में कहा गया, इसका ठीक ऑपोजिट कहा गया, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात भी की गई है. अब देखिए, 1965 के सज्जन सिंह केस के रूलिंग है. देखिए, पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एनी फंडामेंटल राइट्स. 1967 के गोलकनाथ केस का रूलिंग देखिए, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. सज्जन सिंह केस के रूलिंग के ऑपोजिट है गोलकनाथ केस का रूलिंग. बेरुवारी केस का ऑपोजिट है केशवानंद भारती केस का रूलिंग. ये जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है इसके ऊपर भी क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सवाल पूछे जाते हैं. तो बस यही तक थी ये सेशन. अगर आपको सेशन पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.